हाय दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वन एवं वन प्राणी के बारे में। इसके पहले इसी पाठ का एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। तो चलिए उसके आगे चलते हैं। तो देखिए, विलुप्त होने से घिरे प्राणी। देखिए, बहुत से मानवीय और प्राकृतिक कारणों से हमारे पृथ्वी के कुछ जंतुओं की संख्या में लगातार कमी आ गई है और इस कारण से वो संकटग्रस्त की सीमा पर पहुंच चुके हैं। अगर और उनका संरक्षण नहीं किया जाता है तो वो एक दिन हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से, उसमें से प्रमुख जीवों के नाम लिखा हूँ। तो देखिए, उनमें से कौन कौन से हैं जो संकटग्रस्त की सीमा पर पहुंच चुके हैं, उनकी संख्या में बहुत ही कमी आ चुकी है। तो देखिए, पहले पे है भेड़िया। भेड़िया एक प्रकार का मांसाहारी जीव है। वो जंगली है, एक तरह का जंगल में रहने वाला। नीलगाय भी एक तरह का जंतु है, जो एक तरह का प्रवासी जंतु कह लें। वो मौसम बदलने पर अपने अनुकूल मौसम के तलाश में इधर उधर चला जाता है। देखिए, बरासिंघा एक तरह का हिरण का ही प्रजाति है। हालांकि हिरण का सिंह नहीं होता, इसके सिंह होते हैं। वो शाखा निकले रहते हैं पेड़ की टहनियों की तरह, उसी में बरासिंघा में। तो इसके भी जनसंख्या में बहुत कमी आ गई है और इस कारण से ये संकटग्रस्त की प्रजाति में पहुंच चुके हैं। देखिए, चीता भी एक तरह का बाघ का ही प्रजाति है। तो इसके भी संख्या में बहुत कमी आ चुकी है, तो ये भी विलुप्त होने के कगार पर है। गेंडा भी, उसकी संख्या में कमी आ गई है। मगरमच्छ को तो जानते ही, पानी में रहता है। बगुला एक पक्षी। रेड पांडा भी एक तरह का जानवर है जो जंगल में रहता है। चीतल और कृष्णासार ये भी विलुप्त होने के कगार पर है। हालांकि इन दोनों को मैं नहीं जानता हूँ कि क्या है, ये जंतु हैं कि पक्षी हैं कि पौधे हैं, लेकिन विलुप्त होने के कगार पर है। तो अगर आपको इनके बारे में मालूम है, चीतल और कृष्णासार के बारे में, तो कमेंट में बताइए कि ये जंतु हैं या पक्षी हैं या पौधे हैं। मुझको तो मालूम नहीं है भाई, अभी कर दे रहा हूँ। तो इसको कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं। वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के कारण। देखिए, लगातार मानव के जो बहुत सारे कार्यों से जो प्रवासी जो वन्य जीव हैं या कोई भी प्राणी है, अन्य जंतु हैं, उनके आवास का लगातार अतिक्रमण हो रहा है। वे लगातार उनके जो आवास है, प्राकृतिक आवास है, वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वे मानवीय कारण है। तो देखिए, पहला में दिया है प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण। मानव अपने स्वार्थ के कारण, अपने निजी लाभ के कारण जो बहुत से जंतुओं के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दे रहा है, जिसके कारण वे बेघर हो जाते हैं और लुप्त होने के कगार पर चल जाते हैं। तो ये रहा पहला कारण। दूसरा कारण है कि प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण के कारण भी लगातार जंतुओं की संख्या में कमी आ रही है। प्रदूषण जैसे कि गंगा नदी में आजकल बहुत सारे बड़े बड़े शहरों का, फैक्ट्रियों का कचरा उसी में जा रहा है। तो इससे जलीय जंतु जो है बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं और उनकी संख्या में काफी कमी आ गई है। तो प्रदूषण के कारण भी मानव ही प्रदूषण फैलाता है अधिकतर। तो ये भी प्रदूषण के कारण भी लगातार जीवों के संख्या में कमी आ गई है और ये लुप्त होने के कगार पर हो गए हैं। अगला है आर्थिक लाभ। मानव अपने आर्थिक लाभ के लिए पेड़ों को, जंतुओं को शिकार करता है या काट देता है या फिर उसको बेचता है। तो इस प्रकार भी लगातार जंतुओं के, प्राणियों की संख्या में कमी आई है और वे विलुप्त होने के कगार पर चल गए हैं। तो ये था 3 कारण प्राणियों के लगातार लुप्त होने के और संकटग्रस्त के सीमा पर पहुंच जाने के कारण है ये। अगला है पॉइंट, रेड डेटा बुक। देखिए, रेड डेटा बुक कहने से ऐसा नहीं है कि ये रेड कलर की कोई बुक है। ये एक तरह की, देखिए क्या है, तो इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची रहती है। संकटग्रस्त प्रजातियों की इसमें सूची बना रहता है। तो संकटग्रस्त प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पर है, अगर उनका संरक्षण नहीं किया जाए, उनके आवास का संरक्षण नहीं किया जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दिन हमारी पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें रेड डाटा बुक में ऐसे ही जंतु का क्या होता है, सूची होता है कि कौन कौन से जंतु लुप्त होने के कगार पर हैं। तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। रेड डाटा बुक। अगला है ग्रीन बुक। अगला है क्या, अगला है ग्रीन बुक। देखिए, ग्रीन बुक इसमें असाधारण पौधों की सूची रहती है, यानी कुछ विशेष प्रकार के पौधे की, खास प्रकार के पौधों की सूची रहती है। किसमें, तो ग्रीन बुक में।
रेड डाटा बुक में तो ये इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची रहती है। ठीक, अगला है वन्य प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्र। देखिए बहुत सारे कारणों से, मानवीय कारणों से, प्राकृतिक कारणों से जंतुओं की लगातार, प्राणियों की लगातार संख्या में कमी आ रही है, वो संकटग्रस्त के सीमा पर पहुंच चुके हैं। तो उनके संरक्षण के लिए, बचाव के लिए कुछ जो वन प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो भारत में ऐसे क्षेत्र 3 तरह के हैं। तो पहले इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन से वन प्राणियों के संरक्षण के लिए क्षेत्र हैं और कितने हैं, उनकी संख्या भी बताऊंगा। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब इसको देख लेते हैं कि वन प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्र। तो देखिए भारत में मुख्य रूप से 3 हैं जिन्हें वन प्राणियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो कौन कौन से क्षेत्र है जिसे 3 वर्गों में बांटे गए? देखिए तो पहला है राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है अभयारण्य या बिहार। बिहार राज्य नहीं, जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं, कोई निवास करता है, उसी को बिहार कहते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या बिहार, जैव मंडल। इसमें से कोई को भी एक को कह सकते हैं, बिहार या अभयारण्य इसका नाम हो सकता है। ठीक ना, तो ये हो गया। देखिए राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 85 है। कितने हैं? 85। उनकी संख्या कितनी है? 85 है। अभयारण्य या बिहार की संख्या देखे तो 448 है। देखिए ये जो आंकड़ा दिया गया है, मैं एनसीईआरटी के किताब से लिया हूँ, जो फिलहाल में कक्षा 10 में चल रही है। तो यह आंकड़ा फिलहाल में बदल भी गया होगा, तो मैं किताब से लिया हूँ, इसलिए वर्तमान का ये आंकड़ा नहीं है, जबकि किताब का प्रकाशन होगा उसी समय का है ये आंकड़ा। ठीक, तो देखिए अभयारण्य या बिहार की संख्या देखे तो 448 और जैव मंडल की संख्या देखे तो 14 है। ठीक, ये रहा वन प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत में बनाए गए क्षेत्रों का विवरण। ठीक, अब जानते हैं कुछ अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है जो कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। मुख्य जो है उन्हीं को मैं लिया हूँ। तो देखिए कन्हा बहुत ही प्रसिद्ध है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखिए अगला है काजीरंगा। ठीक, तो काजीरंगा असम में पड़ता है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ का। तो पहला कन्हा और काजीरंगा, तो काजीरंगा कहाँ पर पड़ता है? असम में। अगला है हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ पर पड़ता है? तो झारखंड में। ये भी बहुत ही वहाँ का प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है इंद्रावती। तो इंद्रावती पड़ता है जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला है दिनगांव। तो दिनगांव पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला है रणथंभौर। तो ये है राजस्थान में। रणथंभौर है जो वो है राजस्थान में पड़ता है। अब देखिए कुछ बिहार के हैं। तो बिहार में 2 प्रसिद्ध हैं राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। एक है वाल्मीकि और दूसरा है कावा पक्षी विहार। तो ये 2 है बिहार के, बाकी सब ये अन्य राज्यों के जो प्रमुख हैं। तो इनमें से हर साल क्वेश्चन आता है। कन्हा ये तो कब बार आ चुका है और इसमें से कई भी आ चुके हैं। देखिए अगला है जो चलते हैं, देखते हैं चिपको आंदोलन। तो देखिए चिपको आंदोलन है जो वन बचाव के लिए, पेड़ों के बचाव के लिए किया गया एक आंदोलन था। तो यह जो किया गया था आंदोलन उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। उत्तर प्रदेश का एक पहाड़ी इलाका है टिहरी गढ़वाल। तो वहीं पर यह आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो उसका नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुड़े। तो यह पूछ सकता है क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सुंदरलाल बहुगुड़े कर रहे थे। कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का एक जगह है टिहरी गढ़वाल, तो वहीं पर 1972 में हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक ना। अगला है बिहार में वनों का विस्तार। इसके भी पहले बता चुके हैं कि बिहार में कितना वनों का विस्तार है और भारत में। तो देखिए बिहार में जो वनों का विस्तार है वो 7% है। अगर बिहार के कुल भूमि को 100 मान लिया जाए तो उसमें से कुल भूमि में से केवल 7% भूमि पर वनों का विस्तार है, यानी कि उसमें से 7% भूमि वनवांछित है, वन से ढका हुआ है। तो बिहार में वन का विस्तार कितना है? 7% है। सबसे अधिक वन विस्तार वाला राज्य, यानी कि सबसे अधिक कौन सा राज्य वनवांछित है, यानी कि वन से ढका हुआ है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? वो मध्य प्रदेश राज्य है। ये भारत का ही एक राज्य है। ठीक। मैंग्रोव वन
का सबसे अधिक विस्तार। देखिए मैंग्रोव वन बता चुका हूँ इसके पहले मैंग्रोव वन के बारे में। तो देखिए मैंग्रोव वन जो है भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल का एक जगह है सुंदरवन, वो दलदलीय इलाका है, तो वहीं पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वो दलदलीय पेड़ पौधे होते हैं, तो उसी को मैंग्रोव वन बोलते हैं। तो मैंग्रोव वन का भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। तो ठीक इसका हो जाएगा मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार, तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन हो जाएगा। आयुर्वेद के जनक, तो आयुर्वेद के जनक एक महान संत जो कि भारत के ही थे, चरक, वही थे आयुर्वेद के जनक थे। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन रह चुके थे तो उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51 एजी में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का नियम है। जो संविधान है उसमें बहुत सारे अनुच्छेद है, लगभग 395 गो अनुच्छेद है। तो इन्हीं सब में 47, 48 ये धारा 21 के तहत, तो और 51 में जो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो यही बताया गया है। तो पूछ सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों या फिर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नियम बनाए गए हैं। तो 3 अनुच्छेद है, 47, 48 और 51, ठीक ना। अगला है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो हुआ इस तरह कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक। और इस तरह पूछ सकता है कि अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कब कन्वेंशन आयोजित हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा 1968 में। तो इसी क्वेश्चन को कई तरह से घुमाकर पूछ सकता है, तो अच्छे तरह से इन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगला है जो क्वेश्चन है फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल सोच। तो अगला क्वेश्चन जो है कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन है, इनको फिल करना है यहाँ पर। इनमें से कौन सा जीव, पहला है मोर, डॉल्फिन, घड़ियाल या फिर बाघ। कौन सा जीव केवल भारत में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी देश में नहीं। तो आज के लिए इतना ही। इसको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।